हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा दूं कल जो हमने पढ़ा उसके बारे में। देखो, हमारे जो पीरियोडिसिटी चल रही है इसके अंदर कल हमने देखा एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस क्या होती है। देखो, एटॉमिक रेडियस में मैंने क्या बताया था, जो अपना न्यूक्लियस होता है इससे लेकर जो बाहर तक मतलब आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच की डिस्टेंस है, इसको आपने क्या बोल दिया था, एटॉमिक रेडियस बोल दिया था। उसके बाद में और सिंपल वर्ड्स में देखें तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कि आयनिक रेडियस के बारे में बताया। आयनिक रेडियस में मैंने क्या बता दिया था कि जैसे हमारे आयन्स बन जाते हैं, सपोज कि Na होता है और इसका आयन क्या बन जाता है, Na प्लस बन जाता है। तो ये जो आयन बना है इसमें जो रेडियस निकालेंगे वो आयनिक रेडियस हो जाएगी। अब इसमें कम ज्यादा किसकी क्या होती है, देखो मैंने आपको एक चीज समझाई बच्चों कि जो Na होता है और Na प्लस होता है, तो जब Na प्लस बन जाता है तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डोनेट कर दिया जाता है, तब उस पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ऐसे ही अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है, मतलब ले लेती है, तो क्या आता है, उस पर चार्ज, नेगेटिव चार्ज आता है। इतना आपको पता है। तो जब बात करें प्लस चार्ज आ जाता है Na के ऊपर, तो क्या हो गया, उसमें नंबर ऑफ सेल्स हो गए ना, लास्ट वाला कोष है वो क्या हो गए, कम हो गए। एक कोष क्या हो गया, कम। मतलब नाभिक के पास में आ गए, पास में आ गए मतलब न्यूक्लियस के पास में आ गए। पास में आने का मतलब वो क्या करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये रीजन था कि उसमें जब बात करेंगे Na प्लस की, तो वो Na है मतलब मेन मूल परमाणु है, उससे क्या हो गई, Na प्लस की एटॉमिक रेडियस कम हो गई। तो यही रीजन था। ऐसे ही मैंने आपको Cl एंड Cl माइनस में बताया था आयनिक रेडियस में। तो Cl माइनस था, इसकी रेडियस Cl से ज्यादा थी। क्यों थी, क्योंकि देखो जब माइनस चार्ज आ गया तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गई, बढ़ गई। उपकोषों की संख्या क्या हो जाती है, सब सेल्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नाभिक मतलब न्यूक्लियस से दूरी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा हो जाएगी तो दूर चले गए, मतलब साइज क्या हो गई, बढ़ गई। तो साइज बढ़ गई मतलब इसमें क्या हो गया, Cl माइनस है वो Cl से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था कि जो Cl माइनस होता है वो हमेशा Cl से बड़ा होता है। और भी सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ये समझाया कि जैसे कि जो कोई भी आयन बनता है, मतलब एनाइन बनता है, वो अपने मूल परमाणु, मेन जो एलिमेंट होता है, एटम होता है, उससे बड़ा होता है साइज में। आगे बात समझो। ऐसे ही मैंने धनायन के बारे में बताया, केटायन के बारे में। अपने मेन मूल कण होता है, मूल परमाणु होता है, उससे हमेशा उसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। ये बात सॉरी, क्लोरीन में क्या मतलब माइनस एनाइन में क्या होती है, बड़ी, और केटाइन में क्या हो जाती है, छोटी। ये चीज मैंने आपको समझा दी। आगे बात समझ में यहाँ तक समझ में आ गई। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ईएन से दर्शा देते हो इसको, है ना। ईएन का मतलब बच्चों क्या होता है, किसी परमाणु से अन्य परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करना। क्या हो जाता है, अट्रैक्ट करना। क्या बोल दोगे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब दूसरा का जो एटम है ना, दूसरे एटम का, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, बाहर नहीं निकालता कभी भी, सिर्फ अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींच लेता है। आगे कहानी समझ में। तो लिखो अपने विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको रिप्रेजेंट कर दोगे स्मॉल मतलब ई एन से, है ना। चलो हाँ, हेडिंग डालो विद्युत ऋणता। कौन सी ऋणता, विद्युत ऋणता। हाँ, साथ साथ में नोट्स बना लो जिससे टाइम बच जाए। क्या बोल दोगे, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको ई एन से लिख दोगे। किससे, ई एन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हो, क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला मैं। टी आई वी ए टी वी आई टी वाई होता है ना, वी आई टी वाई। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ई एन मैंने क्या बताया, किसी परमाणु का अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, क्या कहलाता है, ई एन कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। तो क्या लिख दोगे, किसी परमाणु द्वारा, कोई भी परमाणु है, एटम है, किसी परमाणु द्वारा क्या बोल दोगे, अपना अन्य इलेक्ट्रॉन के परमाणु को आकर्षित करना। किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के, किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, क्या कहलाता है, ई एन कहलाता है। क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर्वाधिक विद्युत ऋणता का वाला तत्व कौन सा होता है, सर्वाधिक मान ई एन का किसका होता है, अपने आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में अपने फ्लोरीन का हो जाता है, वो भी कितना, 4.0, 4.0। तो सबसे ज्यादा ई एन किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में, पीटी में। पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में सर्वाधिक, मैक्सिमम किसकी होती है, सर्वाधिक ई एन। कौन है ई एन वाला, फ्लोरीन है। और कितनी है बच्चों, 4.0।
याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेता आपको ना। तो सर्वाधिक किसकी हो गई, ईएन की। ईएन किसकी हो गई, क्लोरीन की हो गई। किसकी हो गई, क्लोरीन की। आगे बात समझो। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है सबसे कम। सबसे कम कौन है, सीजीएम। तो यहाँ पे सर्वाधिक और सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम कौन है, सबसे कम ईएन किसकी है, सीजीएम। किसकी है, सीजीएम, सीएस की। एफ का मतलब क्या है, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, सीजीएम की सबसे कम। आपने डेफिनेशन क्या बता दी कि किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ तक समझ में आ गई बात, समझ में। इलेक्ट्रॉन विच हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन, फ्लोरीन। ऐसे ही मिनिमम कौन, अपने पास में सीजीएम। अब बात करें इसमें फ्लोरीन के बाद में कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की, उसके बाद में नाइट्रोजन की। तो मैं आपको ऑर्डर लिखवा देता हूँ कि कम से मतलब ज्यादा से कम का, ठीक है। आपको याद है फोन, याद है ना, FON। और N के इक्वल जस्ट अपने क्लोरीन की होती है। किसकी, क्लोरीन और नाइट्रोजन की क्या होती है, लगभग सेम होती है। ये N की और इसकी दोनों की क्या होती है, लगभग सेम हो जाती है। अभी बात समझ में। तो क्लोरीन के इक्वल किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा नाइट्रोजन की हो जाती है। हाँ, तो FON में क्या हो जाएगा, ऐसे। ये हो गया ऑर्डर। पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट, आपको उल्टा भी दे सकता है तो वो हो जाएगा गलत। तो आपको FON ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे कर लेना है। आगे कहानी समझ में। उसके बाद में आगे चले। हाँ, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईएन के बारे में गणना किसने की थी, तो मतलब गणना तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने करने की कोशिश की थी, लेकिन जो अपने सबसे प्रचलित है ना, मतलब सबसे ज्यादा फेमस, वो हो गए थे पोलिंग भाई साहब। कौन, प्रेजेंट टाइम में किसके अकॉर्डिंग गणना करते हैं हम, पोलिंग के अकॉर्डिंग करते हैं कैलकुलेशन ईएन की। तो वो आपको पूछेगा नहीं, बस नाम याद रख लेना कि किसके अकॉर्डिंग है ईएन, अपने पोलिंग के अकॉर्डिंग। सबसे प्रचलित मापदंड किसका है, पोलिंग का है। मोस्ट पॉपुलर अपने पोलिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग है। अगर फॉर्मूला चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाकी काम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो आगे चलो, यहाँ तक समझ में आ गई बात। आगे चले। हाँ, चलो आगे चले। हाँ, यदि किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ईएन का मान क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ता है। पर सॉरी, परमाणु आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जेड इफेक्ट में क्या आ जाती है, कमी। तो जेड इफेक्ट में कमी आ गई, मतलब ईएन में क्या आ गई, कमी। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लिखा देता हूँ। इससे बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है कि किसी वर्ग में, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, अप टू डाउन जाओगे, तो ईएन का मान कैसे प्रभावित होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्या बोल दोगे, जब हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाएंगे तो ईएन का मान घटता है। इसका रीजन क्या है, जेड इफेक्ट में क्या आ गई, कमी आ गई, मतलब कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है ना। चलो लिखो। हाँ, जब ग्रुप की बात करेंगे तो अप टू डाउन क्या हो जाएगा, ईएन का मान कम हो जाएगा। हाँ, तो लिखो इंपॉर्टेंट लाइन, वर्ग की बात करें, किसकी, वर्ग की, मतलब ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, जब आप अप टू डाउन जाओगे, अप टू डाउन जाओगे, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे, तो क्या होता है, देखो ऊपर से नीचे जाते हो तो कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ ना, ये हेडिंग डाल दी, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोषों की संख्या, कोषों मतलब सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोषों की संख्या में क्या चेंज होगा बच्चों, बढ़ जाएगी। आधी बात समझ में। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई, अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई तो क्या बोल दोगे, जेड इफेक्ट, नाभिक के परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। कोषों की संख्या बढ़ गई, मतलब परमाणु का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। अगर परमाणु आकार बढ़ गया, साइज ऑफ एटम क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, अपने रेडियस भी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर रेडियस भी बढ़ गई तो जेड इफेक्ट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप क्या बोल दोगे, जेड इफेक्ट भी क्या हो गया, कम हो गया। सॉरी, जेड इफेक्ट क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। मैंने शायद बढ़ गया बोल दिया होगा ना ऊपर, ये ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो जेड इफेक्ट क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। अगर जेड इफेक्ट कम हो गया, क्या, जेड इफेक्ट कम हो गया, तो ईएन भी क्या हो जाएगी, कम। यही इंपॉर्टेंट लाइन है, ईएन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ईएन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे आप लिथियम से सीजियम की ओर जाओगे तो ईएन के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आप ग्रुप के अंदर जाओगे ना, वर्ग में, यहाँ पे जैसे लिथियम आ जाता है, उसके बाद में सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, उसके बाद में आरजी आ जाता है, ऐसे सीजियम आ जाता है। कौन आ जाता है, सीजियम आ जाता है। जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, हाँ, ग्रुप के अंदर, वर्ग के अंदर, तो यहाँ पे ईएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने कम हो जाएगी। ऊपर से नीचे जाओगे तो ईएन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिथियम की क्या होती है, सबसे ज्यादा।
1.0। उसके बाद में Na की क्या हो जाती है उससे कम, कितनी 0.9। ऐसे ही K की क्या हो जाती है 0.8, रुबिडियम की 0.7, सीजियम की ये 0.7 था और ये 0.6 था। कितना सीजियम का कितना है लगभग, अच्छा इसकी के और आरबी की दोनों की सेम होती है बच्चों 0.8, लगभग क्या है सेम, ऑलमोस्ट क्या हो जाती है सेम। तो ये सीजियम की हो जाती है 0.7, कितनी 0.7। ऐसी ग्रुप सेकंड की आवर्त की बात करोगे आप, ग्रुप के बाद में किस में चलोगे आवर्त में चलोगे, मतलब पीरियड के अंदर चलोगे लेफ्ट टू राइट, तब बात करेंगे। तब En का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है, क्यों एटम की साइज क्या होती जाती है घटती जाती है, एलिमेंट की जो साइज होती है वो कम होती जाती है। इसलिए En की वैल्यू क्या हो जाएगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के अंदर, तो क्या होगा En का मान बढ़ जाएगा, है ना। इसको छापो आप, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, तो मैंने आपको बता दिया आवर्त के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पे परमाणु आकार में कमी आती है, परमाणु आकार में कमी आएगी तो क्या हो जाएगा जेड इफेक्ट में क्या आ जाएगी वृद्धि हो जाएगा। तो जेड इफेक्ट में वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा En में भी क्या हो जाएगी बच्चों वृद्धि हो जाएगी। लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। अब वर्ग के बाद में मैंने आपको किस में बताया है पीरियड में बताया, पीरियड के अंदर क्या हो जाएगा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो अभी मैंने जस्ट बताया है ना। तो लिखो पीरियड के अंदर, ये वर्ग के अंदर था, अब लिखो ग्रुप के बाद में पीरियड आवर्त में, किसमें बच्चों आवर्त में, आवर्त की बात करेंगे। हाँ तो इसके अंदर क्या होता है देखो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आवर्त के अंदर अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे कहाँ जाओगे आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, किधर जा रहे हो राइट जाने पर, किसमें पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाओगे, कहाँ जाओगे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा इसके साइज में क्या फर्क पड़ेगा, आउट में लेफ्ट टू राइट जाने पर अपने परमाणु आकार में कमी। तो देखो पहली बात एटम की साइज है उसमें क्या आ जाएगी कमी, एक एक इफेक्ट को आप लिखते चलो, परमाणु आकार क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा परमाणु आकार कम हो जाएगा। परमाणु आकार कम होने का मतलब जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगी कम हो जाएगी, जेड इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, अगर सेल्स कम हो गई मतलब कोषों की संख्या कम हो गई तो न्यूक्लियस के पास में आ जाएगा, मतलब आकर्षण अट्रैक्शन क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा, मतलब जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो आपको En भी क्या करना है, अगर जेड इफेक्ट बढ़ता है तो En भी क्या होता है बच्चों बढ़ती है इंक्रीज हो जाती है, तो En क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे आउट के अंदर पीरियड के अंदर तो En पे क्या प्रभाव पड़ेगा क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बोलोगे इंक्रीज हो जाएगी। आगे कहानी समझ में। अब बात करें सेकंड आवर्त की, पीरियड सेकंड की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको आवर्त सेकंड, सेकंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, अपने लिथियम से चलते हैं ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, उसके बाद में अपने नोबल गैसेज आ जाती है ना, शून्य ग्रुप आ जाता है, तो उसके अंदर तो क्या हो जाता है जीरो हो जाती है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है पूर्ण पूरित होता है ना, इस वजह से उसका जीरो हो जाती है En, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचते अपने और आकर्षित नहीं करते, तो इसमें En क्या हो जाएगी, लिथियम की मैंने अभी आपको बताई थी 1.0 होती है, कितनी हो जाती है 1.0, उसके बाद में आधा आधा आप बढ़ाते चलो, कितना आधा आधा 1.5, उसके बाद में 2.0 2.5, उसके बाद में 3.0 3.5 और 4.0, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों अपने F की होगी फ्लोरीन की होगी। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में आ जाता है अपने लास्ट में आर्गन क्रिप्टोन वाला ग्रुप, मतलब शून्य ग्रुप, तो वो होती है उत्कृष्ट गैसेज नोबल गैसेज होती है, तो इनकी En क्या हो जाती है शून्य, क्योंकि इनका बाह्यतम विन्यास होता है वो पूर्ण पूरित होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, NH2NP6 होता है ना, इस वजह से तो ये स्थायी हो जाते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं। फुल फील्ड हो गया ना इनका लास्ट जो सिनर्जी कोर्स है वो, तो आगे ना बात समझे, तो उसके बारे में एक लाइन लिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ इतना साफ लिया, तो ये बढ़ता क्रम हो गया, इधर क्या हो गया बढ़ता क्रम हो गया, आ गई बात समझ में, यही बात थी। हाँ इरेज कर दूं, हाँ देखो ये आवर्त की बात होगी और वर्ग की बात होगी, पीरियड्स एंड ग्रुप दोनों की क्या हो गई बातें कंप्लीट हो गई, ये हमारे लगभग कंप्लीट हो गया है। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन और लिख देते हैं, उत्कृष्ट गैसों के बारे में दो चीज लिख देते हैं। उत्कृष्ट गैसें होती हैं नोबल गैसें होती हैं, इनकी En कितनी होती है 0, तो लिखो उत्कृष्ट गैसों की En, उत्कृष्ट गैस, इसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे आप नोबल गैसेज, नोबल गैसेज नाम सुना होगा, नोबल प्राइज है ना, नोबल गैसेज, इनकी En क्या हो जाएगी, En ऑफ नोबल गैसेज क्या हो जाएगी बच्चों
जीरो हो जाएगी, अर्थात शून्य ग्रुप की EN भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कारण क्या है, बाह्यतम विन्यास वो क्या होता है, पूर्ण पूरित होता है। कारण लिखो यहाँ पे इसका, किसका, जीरो होने का कारण। रीजन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम विन्यास पूर्ण पूरित होता है इनका, है ना। तो बाह्यतम विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2Np6। दूसरे वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हो, पूर्ण पूरित। इसी को आप क्या बोल देते हो, पूर्ण पूरित, फुलफिल्ड। क्या बोल दोगे, फुलफिल्ड बोल दोगे। ये क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर ये समझ में आ गई तो उसके बाद में आगे चलते हैं, है ना। FILLED, है ना, फुलफिल्ड होता है। हाँ, इसमें स्पेलिंग में कोई मतलब नहीं है। तो ये फुलफिल हो गया, मतलब सीधा सा मतलब हो गया ना, स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी होती है। तो ये क्या हो गया, स्थायी हो गए ना, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, अर्थात स्टेबल होते हैं। तो क्या हो गया, इनकी अपने ये EN है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बात करें इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन की EN कितनी होती है, बताओ। चलो इतना बता दो, किसके इक्वल होती है। तो हाइड्रोजन होता है ना, EN ऑफ हाइड्रोजन, कौन, EN ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की EN क्या होती है, किसके इक्वल होती है, फास्फोरस के, किसके, फास्फोरस के, EN ऑफ फास्फोरस। पी लिख दो या फास्फोरस पूरा लिखो तो पूरा लिख दो, ठीक है। फास्फोरस तो किसके इक्वल हो गई, H की EN P के इक्वल हो गई। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई आप लोगों के। तो आगे चलते हैं। विद्युत ऋणता किसी तत्व के अधातु के गुण की माप होती है, यह आपको ऑलरेडी पता है ना, मेजरमेंट ऑफ नॉन मेटेलिक नेचर होती है ना। मतलब जो अधातु होता है उसके बारे में क्या माप किसके द्वारा करते हैं, उसका मेजरमेंट EN के द्वारा करते हैं, है ना। तो विद्युत ऋणता किसी तत्व की अधातु के गुण की माप है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए ना, NCERT की डायरेक्ट लाइन है। हाँ, अगर मैं इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता दूं, जैसे अपने संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसके अंदर S करेक्टर बढ़ते हैं। S जो कक्षक होता है उसके लक्षण जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग EN भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि S करेक्टर पहले 33% था, उसके बाद में 50% हो जाता है, तो S करेक्टर क्या हो गए, बढ़ गए। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो उसकी EN भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट लाइन जैसे कथन के रूप में आ सकता है कि S कक्षक के लक्षण बढ़ने पे EN घटती है, ऐसे बोल देगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि S करेक्टर बढ़ने से EN भी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन लिखो इसको इरेज करने के बाद में। हाँ, अभी बताता हूँ S करेक्टर कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है उसका प्रभाव, कैसे क्या पड़ता है, सारा समझाने वाला हूँ आपको। हाँ देखो, सबसे पहले तो लिखो, परमाणु में संकरण में S गुण मतलब S लक्षण बढ़ने पर, है ना, किसी परमाणु के, इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखो, किसी परमाणु के संकरण में, किसी परमाणु के संकरण का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। किसी परमाणु के संकरण में S लक्षण मतलब S करेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, S गुण बढ़ता है, S लक्षण बढ़ता है, तो क्या बोल दोगे, EN भी बढ़ती है, EN भी बढ़ती है, अर्थात इंक्रीज होती है। आगे कहानी समझ में, कैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता होगा संकरण, एक होता है अपने CH4, मतलब चारों ही बॉन्ड क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, sp3। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या हो जाता है, अपने डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो क्या होगा, sp2। अगर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या हो जाता है, sp। तो ऐसे आप काउंट करते हो, बाकी नहीं आता है तो जब हम पढ़ेंगे चैप्टर तो मैं आपको सिखा दूंगा, इसमें आपको डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसमें चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, sp3। इसमें संकरण क्या हो जाएगा, sp3। इसमें देखो दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, sp2। यहाँ पे तीनों में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब क्या हो गया, sp। अब देखो टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4, 3 p के और 1 s के, तो टोटल कितने परसेंट हो गया S का लक्षण, 4 में से 1 किसका है, S का, मतलब 1/4, 1/4 मतलब कितना, 25%। तो S का लक्षण कितना हो गया, S लक्षण कितना परसेंट हो गया इधर, 25%। इधर देखो टोटल कितने हैं, 3, 2 p के और 1 S का, मतलब 33 हो गया ना, 33.33%, मतलब 33% किसका हो गया इसके अंदर, अपने S का, क्योंकि 3 में से 2 तो p के हैं,
इतना आपको आता होगा, है ना। ये किसके हो गए, एस के लक्षण है। उसके बाद में इसमें देखो एक पी है और एक एस है, दोनों कितने हो गए, 50-50% हो गए। तो क्या हो गया, 50%। आपको मैंने क्या बताया, जब परमाणु के अंदर एस लक्षण बढ़ता है तो ई एन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें देखो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो एस लक्षण, एस करेक्टर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर ऐसे बढ़ता क्रम हो जाएगा। आई बात समझ में। बस मैं यही बात समझा रहा था आपको। अगर आपको कोई पूछे कि कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है, तो इसके अंदर आप क्या बताओगे, कार्बन की कम होती जाएगी। अगर आपने इसकी एस करेक्टर बढ़ रहे हैं, है ना, तो विद्युत ऋणता कम होती जाती है, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको याद रखना। बाकी मैं बता दूं, कार्बन की CN अलग अलग हो जाती है, अगर यहाँ पे संकरण अलग अलग हो तब की बात है। किसकी, फिर भी मैं लिखा देता हूँ, सी की EN, सी की EN कितनी, देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगी बच्चों, जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भी बढ़ती जा रही है तो कितना, 2.48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एस एस लक्षण बढ़ रहा है ना, तब की बात है। तो क्या हो गया 2.48 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, बढ़ती जाएगी ना। ये तो मैंने बताया आपको, EN भी क्या हो जाती है उस एटम की, बढ़ती जाती है। कार्बन की है, लेकिन कितनी है ये नहीं पूछेगा, बढ़ तो रही है ना, वो बता रहा हूँ बस मैं आपको। और यहाँ पे 3.29 हो जाती है। आपको याद नहीं रखना, बस इतना पता होना चाहिए, एस करेक्टर बढ़ रहे हैं, मतलब उस एटम की, मतलब पर्टिकुलर एटम सब में सेम है कार्बन, तो उसकी EN भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इतना याद रखना है। आगे ना बात समझ में, EN ऑफ कार्बन, हाँ, बढ़ती जा रही है, इधर जा रही हो। आगे ना बात समझे, कितनी है याद नहीं रखनी, मैं फिर से बता रहा हूँ, बस आपको इतना याद रखना है कि बढ़ती है। ये मैंने आपको बस बता दिया है कि कितनी होती है। हाँ, तो क्या हो गई बात, मैंने आपको बताई, जब एक ही तत्व की भिन्न भिन्न यौगिकों में होता है तथा उसकी विद्युत ऋणता समान न होकर परिवर्तनशील होती है। क्या होती है, परिवर्तनशील। तो किससे पता चला, किससे पता चलता है, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है। इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है ना, यौगिक में परमाणु की EN किस पे मतलब निर्भर करती है, संकरण अवस्था पे निर्भर करती है। इससे ये कैलकुलेशन निकल के आ गया। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ना, यौगिक के परमाणु में EN किस पे निर्भर करती है, अपने संकरण पे, हाइब्रिडाइजेशन पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा दूंगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग लिखा दूं, इरेज कर दूं, उसके बाद में लिखा देता हूँ। हाँ चलो, इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, जब परमाणु एक ही हो, सेम एटम हो, जैसे यहाँ पे कार्बन सेम था लेकिन यौगिक क्या थे, अलग अलग, उसमें चेंज क्या हो रहा था, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा था, एस करेक्टर क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। तो उसमें क्या हो गया, आपने कार्बन है, सी है, उसकी EN भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, बढ़ रही थी। तो वो किस पे निर्भर कर रही थी, एस करेक्टर बढ़ रहे हैं, मतलब संकरण बढ़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन उस पर निर्भर कर रही है। तो इसी के लिए इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो स्टार लगा के, कि जब एक ही तत्व है, कौन, एक ही तत्व है, कब, जब एक ही एलिमेंट, एलिमेंट क्या था, एक ही था, कौन था, वो एक ही एलिमेंट कौन था, अपने कार्बन था। जब एक ही एलिमेंट भिन्न भिन्न यौगिकों में होता है, एक ही एलिमेंट भिन्न भिन्न यौगिकों में, यौगिकों का मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स में, किसमें बच्चों, कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स में होता है, तो क्या होगा, किस पे निर्भर करेगी, हाइब्रिडाइजेशन पे निर्भर करेगी। एक ही एलिमेंट भिन्न भिन्न यौगिकों में होता है तो उसकी EN होता है, तो उसकी EN मतलब विद्युत ऋणता, कौन सी ऋणता, EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे निर्भर करेगी, किस पे निर्भर करेगी, अपने इस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे निर्भर करेगी। तो उसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, EN किस पे निर्भर करेगी, परिवर्तनशील होगी। क्या होगी, तो उसकी EN परिवर्तनशील होगी, मतलब चेंज होगी, परिवर्तनशील होगी, अर्थात क्या बोल दोगे, संकरण पर निर्भर करेगी। संकरण, संकरण को क्या बोल दोगे, हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोल दोगे, हाइब्रिडाइजेशन बोल दो। अभी बात समझ में, हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करेगी। एस करेक्टर बढ़ेंगे, एस लक्षण बढ़ेंगे तो EN भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये चीज लिख लो, एस करेक्टर इंक्रीज, EN भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन पे क्या होगी, निर्भर करेगी। आगे कहानी समझ में। अब इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब किसी परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति या नेचर क्या होती है, बढ़ जाती है, तो EN भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं भी समझा देता हूँ। आपने इतना लिख लिया, जब कोई एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन अवस्था में क्या हो गई बच्चों, वृद्धि हो गई, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गई, जैसे +2 से +3 हो गई, क्या हो गई, +3 हो गई, +4 हो गई, तो उसके आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, नेचर है, वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। यही बात मैंने आपको समझाई है। अगर टेंडेंसी बढ़ गई तो EN भी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछता है।
तो डायरेक्ट लिखो लास्ट पॉइंट आपका, उसके बाद में अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर आपके लिए असिस्टेंट में क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ लिखो क्या, किसी परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर क्या, लिखो इंपॉर्टेंट लाइन, ऑक्सीकरण अवस्था, डायरेक्ट लिखो क्या, ऑक्सीकरण अवस्था, इसको आप क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्टकट में क्या लिख दोगे, ओएस, क्या ओएस, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है मतलब बढ़ने पर, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने पर, यहाँ पे देखो ये लिख दो साइन लगा के, इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की नेचर भी क्या हो गई, बढ़ गई, तो ईएन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ईएन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है, सिर्फ एक ही है ना, रीजन क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नेचर क्या हो गई, बढ़ गई। ईएन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना, ईएन बढ़ने का मतलब ये होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, तो ईएन भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एग्जांपल से समझते हैं, अपने मैग्नीज ऑक्साइड होता है Mn, ऐसे MnO2 होता है, MnO3 होता है, Mn2O7 होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो ईएन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अपने एग्जाम्पल से देखते हैं, MnO कौन है, MnO, ऐसे MnO2 हो जाएगा, कि कौन, MnO2, आपको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ना आपको, अगर नहीं आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको मैं सिखा दूंगा, क्या कर दूंगा, Mn2O7 सिखा दूंगा। मैक्सिमम ईएन किसकी हो जाएगी, इसमें इसकी हो जाएगी, किसकी, मैक्सिमम ईएन इसकी हो जाएगी, कितनी कितनी हो जाएगी, अपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, सबसे ज्यादा +7, तो मैक्सिमम ईएन भी इसकी हो जाएगी। लेकिन इसमें देखो Mn पे +2 चार्ज होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन पे, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, +2, कितना, +2, ऐसे इसका कितना आ जाएगा, +4, कितना, +4, आगे बात करें तो +6 हो जाता है इसका, किसका, इसका +6 और इसका +7। ओएस की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ईएन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें सबसे कम किसकी है, MnO की है, तो अपने क्या हो जाएगा ऑर्डर, ऐसे हो जाएगा ईएन का। अभी बात समझ में, मैक्सिमम किसकी हो जाएगी, Mn2O7 की, मैक्सिमम ईएन, मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया गया, मैक्सिमम ईएन किसकी है, Mn2O7 की है। यहाँ पे कहानी समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हो, है ना। सिखाऊं क्या आपको निकालनी, चलो सिखा देता हूँ, अगर नहीं आता है तो फिर सिखा देता हूँ लास्ट में। जैसे एक कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सॉरी एक कंपाउंड ले लो, ये ले लो MnO, इसकी सिखा देता हूँ आपको। क्या ले लिया, MnO, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जिसकी निकालनी है उसका हमें पता नहीं है, किसका, अक्स का, उसको क्या मान लोगे, लेट कर लोगे अक्स, तो Mn को क्या लेट कर लो, यहाँ पे अक्स लेट कर लो, कर लिया। उसके बाद में देखो ऐड करना आपको, क्या, जितना ऑक्सीजन है उसकी स्टेट आपको पता है कितनी होती है, -2, ये आपको पता है जनरली मतलब डायरेक्ट सीधा ही पता है कितनी होती है, -2 होती है। तो इसको आप क्या कर लोगे, -2, 1 टाइम है तो यहाँ पे 1 टाइम, अगर ज्यादा होता है तो क्या करते, बाहर ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर देते, इक्वल में ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या कर दोगे, 0। तो अब देखो एक्स मतलब क्या है, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, कितना हो जाएगा, +2। आगे कहानी समझिए। ऐसे ही मैं अगर आपको इसकी निकाल के बताऊं, इसकी Mn2O7 की, तो Mn कितना है अपने पास में, मतलब 2, तो ये देखो अक्स लेट किया Mn को, तो कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो 2 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार ले लिया, उसके बाद में प्लस करना है। ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, -2, और कितनी बार है, 7 बार, तो 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इक्वल में क्या है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब 0। अब निकालो 2x, 7 2 जा माइनस है तो -14, इक्वल में 0। अब देखो इसको उधर कर लो, ये प्लस का 14 और डिवाइड में 2 जाएगा उधर, तो इधर से लेफ्ट होके ये हो गया 7/2, 14/2 7, तो इसकी क्या हो गई, 7 हो गई। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। हमारी ईएन कंप्लीट हो जाती है। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।